हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 11th वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जी हाँ, कलन विधि से हम गति के समीकरणों को प्रूव करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ग्राफीय विधि से हमने समीकरणों को प्रूव करा था तीनों को। आज हम कलन विधि यानी कि समाकलन विधि बोलते हैं, जिसे कलन विधि बोलते हैं, इंटीग्रेशन मेथड बोलते हैं, उससे हम इसको करने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कलन विधि से गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति। अब प्रथम समीकरण देखो, इसमें कुछ चीज़ें हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। अगर आपको वो नहीं पता है तो मैं पहले आपको वो समझा देता हूँ ताकि आपके ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मैं अगर प्रथम समीकरण की बात करूं, प्रथम और समीकरण, तो प्रथम समीकरण में क्या है, देखो प्रथम समीकरण में जैसे हम त्वरण बराबर जानते हैं। त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर होता है dv अपॉन dt। क्या होता है? dv अपॉन dt। अब ये जो dv अपॉन dt है, ये डिफरेंशिएशन अवकलन की फॉर्म है। किसकी फॉर्म है? अवकलन डिफरेंशिएशन की फॉर्म है, जो कि आपके 12th क्लास में आता है मैथ्स में। लेकिन आपको थोड़ा सा इसका नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको dv बता दूँ। dv अपॉन dt मतलब कुछ भी ले लूँ, तो d जो है ये डिफरेंशिएशन के लिए होता है। किसके लिए होता है? डिफरेंशिएशन के लिए, जो कि चीज़ों को छोटे रूप में बताता है। किसके रूप में? छोटे रूप में। d मतलब डिवीज़न है ना, d मतलब डिफरेंशिएशन है, और d का मतलब याद रखो डिवीज़न, यानी कि छोटे रूप में बताता है। वहीं दूसरी तरफ होता है इंटीग्रेशन। ये होता है इंटीग्रेशन का साइन। देखो ये कैसा लग रहा है? s। ये क्या लग रहा है? एक तरीके का s को क्या कर दिया हमने? खोल दिया है। s को हमने ऐसे करके खींच दिया है। तो s किसके लिए होता है? सम के लिए होता है। s किसके लिए होता है? सम के लिए। ये तो इंटीग्रेशन किसके लिए होता है? सम करने के लिए होता है। देखो ये सम करेगा और डिफरेंशिएशन छोटा करेगा। तो देखो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? अगेंस्ट हो गए। तो कभी भी दोनों एक दूसरे के साथ आ जाए, इंटीग्रेशन और डी वी आ गया, या डी के साथ कुछ भी हो, तो इंटीग्रेशन और डी एक सामने आ जाए और इनके बीच में कुछ भी ना हो, तो ये दोनों एक दूसरे को काट देते हैं। तो इसका रिजल्ट निकलेगा, ये जो बचा हुआ है, ये जो बचेगा ये निकलेगा। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? ये निकलेगा v। तो इंटीग्रेशन क्या होता है? सम करने के लिए होता है, जिसे हम समाकलन बोलते हैं, इसलिए इसका नाम कलन विधि है। और डी किसके लिए होता है? डिफरेंशिएशन, यानी कि कम करने के लिए, छोटे के लिए। तो ये जो dv अपॉन dt है ना, ये छोटे के लिए बता रहा है, बहुत ही ताक्षणिक के लिए। तो इसलिए अब देखो, पहला वाला आपको मैं पहले डेरिवेशन प्रूफ करके बताता हूँ। a बराबर हमने हरा होता है dv और अपॉन में dt होता है। अब हमने क्या करा? dt को इधर भेज दिया, तो dv बराबर क्या हो गया? dv बराबर हो गया a इंटू में dt। हो गया कि नहीं हो गया? dv बराबर a और इंटू में dt हो गया। अब ध्यान से देखना, अब क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा है, ये क्या है? देखो, थोड़ा सा समय और थोड़ा सा वेग, हमें चाहिए पूरा। हमें क्या चाहिए होता है? पूरा। तो हम क्या करते हैं? दोनों तरफ समाकलन। दोनों तरफ क्या करते हैं? समाकलन। अब देखो, हमें पता है जो वेग है वो दो तरीके से दो होते हैं वेग। एक तो होता है प्रारंभिक वेग और एक होता है अंतिम वेग। तो वेग कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ पर नीचे आती है लिमिट स्टार्टिंग की, और ऊपर आती है अंतिम। तो देखो, इंटीग्रेशन स्टार्ट कहाँ से होगा? u से, और जाएगा कहाँ तक? v तक। तो देखो, ये होता है प्रारंभिक वेग और ये होता है अंतिम वेग। ऐसे ही समय कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से, और जाता कहाँ तक है? t तक। जाता कहाँ तक है? t तक। तो इस तरीके से हम लिमिट लगाते हैं। अब मैंने आपको बोला इंटीग्रेशन और d के बीच में अगर कुछ भी नहीं होगा, अगर कांस्टेंट की बात तो चलो बाद में बताऊंगा, पहले अगर इनके बीच में कुछ भी नहीं होगा तो ये हट जाएगा, इंटीग्रेशन से d कट जाएगा बिल्कुल। तो हमारे पास क्या बचेगा? ये v बचेगा। क्या बचेगा? v। और ये हो जाएगा u से v। इसको बोलते हैं लिमिट। इस तरीके से लिमिट लगानी है। अब देखो, यहाँ पर आपने देखा कि a आ गया। अब लेकिन जो d के पीछे है, d के पीछे क्या है? t। अगर यहाँ पर आगे t होता तो बात अलग होती, लेकिन ये क्या है? a, जो कि होता है कांस्टेंट, जो कि इसके लिए क्या हो गया? कांस्टेंट, क्योंकि ये d के साथ क्या है? t है ना। तो a तो बाहर आ जाएगा। a क्या आ गया? बाहर। तो हमारा 0 से t और क्या बचा? dt बचा। 0 से t और dt। अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर इंटीग्रेशन और d के बीच अब कुछ नहीं बचा, तो इंटीग्रेशन से d कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? t बचेगा सिर्फ, और 0 से t ऐसे करके लिमिट लग जाएगी। अब लिमिट कैसे लगाते हैं? ध्यान से देखो, ये जो अंदर फंक्शन है जो v है, पहले तो अपर वाली लिमिट इसकी जगह पर रखेंगे, है ना, इसकी जगह पर, मतलब v की जगह पे एक बार क्या आ जाएगा? v आ जाएगा। फिर माइनस, फिर लोअर वाली इसकी जगह पे रखेंगे, नीचे वाली, तो ये हो जाएगा u। तो ऐसे करके v माइनस यू बराबर। अब देखो इसको a, अब एक बार t रखेंगे, t की जगह पे t माइनस एक बार 0 रखेंगे, तो ये हो गया v माइनस यू इज इक्वल्स टू, देखो t माइनस 0 t हो जाएगा, तो ये हो गया 80। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। तो इस तरीके से पहली वाली इक्वेशन जो होती है वो आपकी प्रूव हो जाती है। आई मेरी बात समझ में? तो ये कलन विधि का हमारा छोटा सा एग्जाम्पल था, और पहला ये हमारा समीकरण प्रूव हो चुका है। अब थोड़ा सा थ्योरी को देख लेते हैं।
है ना, क्योंकि नोट्स की भी आपको ज़रूरत होगी। तो देखो गतिमान वस्तु का त्वरण ए बराबर क्या है, डी वी अपॉन डी टी अभी लिखा हमने, अथवा डी वी बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू डी टी। ठीक है, ये समझाया मैंने आपको अभी। यह एक अवकल समीकरण है जिसका हल दोनों पक्षों का उचित सीमा के अंदर समाकलन करके प्राप्त किया जा सकता है। तो मैंने आपको बताया ये जो डी की फॉर्म में होता है ये अवकल समीकरण यानी कि डिफरेंशिएशन फॉर्म होती है, जिसका हल करेंगे कैसे करेंगे, दोनों पक्षों का उचित सीमा के अंदर, उचित सीमा मतलब सीमा यानी कि लिमिट, यू से वी ली थी हमने, 0 से टी ली थी, सीमा के अंदर समाकलन करके प्राप्त किया जा सकता है। अब कैसे, तो देखो अतः समीकरण 1 के दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो देखो डी वी यू से वी और ए डी टी 0 से टी। ठीक है, अब गति एक समान त्वरण से हो रही है, अतः त्वरण ए नियतांक की तरह व्यवहार करेगा। तो त्वरण ए कैसा हो गया, नियतांक। जब नियतांक हो जाएगा तो मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन से डी हट जाएगा, वी आ जाएगा, फिर वी से यू यानी यू से वी, फिर इज इक्वल्स टू ए और ये टी 0, ये सब समझा चुका हूँ मैं आपको। तो वी माइनस यू बराबर क्या हो जाएगा, ए टी। ठीक है, और v बराबर हो जाएगा u प्लस ए टी। अब आते हैं द्वितीय समीकरण पे। ठीक है, सेम द्वितीय समीकरण भी करना है। तो अब द्वितीय समीकरण कैसे होगा, तो देखो इस वाली कॉपी पे समझाता हूँ। तो द्वितीय समीकरण आपको देखो, पहले वाले में आपने त्वरण लिया a बराबर, अब इस वाले में आपको याद रखना है, इस वाले में आपको लेना है v बराबर डी एस अपॉन में डी टी। आप जानते हैं वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे में समय। तो ये v बराबर क्या हो जाएगा, डी एस अल्प डी एस और अल्प में डी टी। ठीक है, अब देखो ds बराबर क्या हो जाएगा, ये dt इधर चला जाएगा, तो मैं ds को इधर लिख दूँ और इधर लिख दूँ v और इंटू में dt। क्लियर है मेरी बात। तो ds बराबर क्या हो गया, v इंटू में dt। अब हम दोनों पक्षों में क्या लेंगे, उचित समाकलन। लेकिन उससे पहले हम एक काम करते हैं, ये जो v है इसकी वैल्यू रख देते हैं। अभी क्या निकल के आई थी, v बराबर क्या निकल के आया था, u प्लस ए टी। इसकी वैल्यू अभी हम रख देते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा u प्लस ए टी और इंटू में डी टी। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो जाएगा डी एस बराबर यू इंटू डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी। हो गया कि नहीं हो गया। अब हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। अब जब दोनों तरफ समाकलन कर देंगे तो देखो इसका भी होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा। तो ध्यान से देखना, देखो विस्थापन है, विस्थापन 0 से स्टार्ट होता है और s तक जाता है। अब देखो ये डी टी है तो 0 से स्टार्ट होता है और t तक जाता है, फिर ये t है तो 0 से स्टार्ट होगा और t तक जाएगा। क्लियर है मेरी बात। इस तरीके से हमने लिमिट लगा दी। अब देखो इंटीग्रेशन और d इनके बीच में कुछ नहीं है, तो इंटीग्रेशन से d कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, s बचेगा और लिमिट लग जाएगी 0 से s इस तरीके से। उसके बाद देखो u आगे आ जाएगा कांस्टेंट। अब देखो u तो बाहर आ गया, अब u बाहर आ गया तो देखो लिख देता हूँ पहले 0 से t और क्या बचेगा dt और प्लस ए। देखो a कांस्टेंट है, a तो बाहर आ गया, लेकिन t बाहर नहीं आ सकता की बार, है ना, क्योंकि t तो इसका फंक्शन ही है। तो यहाँ पर हो जाएगा t और dt। ध्यान से समझना, इंटीग्रेशन करा रहा हूँ। अब देखो ये तो हो जाएगा s माइनस 0, अभी बताया मैंने आपको, s की जगह एक बार s और माइनस 0। अब देखो u, अब ध्यान से देखो इंटीग्रेशन और d के बीच में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या बचेगा t, क्योंकि ये बचेगा t और 0 से t प्लस। अब ध्यान से देखो a, अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, इंटीग्रेशन ये बचा t dt। तो देखो कभी भी सेम आ जाए t dt तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन x की पावर n dx बराबर होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये होता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। तो देखो ये x है और ये dx है, ऐसे t है और dt है। अब t की पावर कितनी है, 1 है, t की पावर कितनी है 1, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब t की पावर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इसलिए t का क्या हो जाएगा, t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1। तो इस तरीके से हमारा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात। अब ध्यान से देखो, अब हम कैसे करने वाले हैं, बस हो गया। s माइनस 0 क्या होता है, s u और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा t, t की जगह t एक बार माइनस 0 प्लस a और ये हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन में 2 और 0 से t लिमिट हो जाएगी। ठीक है, देखो s बराबर क्या हो गया, ये तो हो गया u और t माइनस 0 t, तो ut प्लस। अब देखो एक बार t रखेंगे, है ना, जब t रखेंगे तो t स्क्वायर अपॉन 2 रहेगा और 0 रखेंगे तो माइनस 0 हो जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला नहीं है, तो वही निकल के आ जाएगा। तो a t स्क्वायर, अब अपॉन में 2 को मैं ऐसे लिख दूँ 1/2, तो देखो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस तरीके से हमने गति का द्वितीय समीकरण भी प्रूव कर लिया। आई होप आपको ये समझ में आया हो कलन विधि से। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो देखो कैसे करा हमने, v बराबर u प्लस ए टी, डी एस बराबर u प्लस ए टी रख दिया, v की वैल्यू रख दी और डी एस बराबर u डी टी प्लस ए टी डी टी हो गया। अब समीकरण 2 के दोनों पक्षों में उचित सीमा के भीतर समाकलन करने पर इंटीग्रेशन 0 से s डी एस, देखो वही चीज़ अभी मैंने जो आपको बताई। ठीक है, पूरा प्रूफ करके मैंने आपको दिखा दिया। अब ध्यान से देखो,
ये हो गया तुम्हारा एस माइनस जीरो यू टी ए टी और टी स्क्वायर माइनस जीरो, ठीक है, टी स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। तो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब लास्ट करने वाले हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तृतीय समीकरण और वीडियो आपकी खत्म हो जाएगी। तो तृतीय समीकरण, अब तृतीय समीकरण में हम क्या करेंगे, देखो पहले समीकरण में हमने ए बराबर डी वी अपॉन डी टी लिया था, तो हमें लास्ट समीकरण में भी ए बराबर क्या लेना है, डी वी अपॉन डी टी, तृतीय समीकरण में। अब इसका कैसे यूज़ करना है, तो देखो ध्यान से, इसका यूज़ करने के लिए हम एक काम करेंगे, इसमें डी एस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, डी एस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। क्यों, उसका रीज़न अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो ए बराबर, अब मैं एक काम करूँ, देखो डी वी है ना, और अपॉन में इस वाले डी एस को लिख दूँ। अब इनटू में ऊपर एक डी एस बचा और अपॉन में डी टी हो गया, मतलब इन दोनों की मैंने जगह चेंज कर दी, इन दोनों की जगह चेंज कर दी। तो देखो क्योंकि डी एस अपॉन डी टी अभी आपने देखा था क्या होता है, वी होता है, अभी देखा था बगा में आपने, देखो ये वी इज इक्वल्स टू क्या होता है, डी एस अपॉन डी टी। तो डी एस अपॉन डी टी की जगह पे क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। तो ए इज इक्वल्स टू हो गया डी वी, और देखो जो अपॉन का डी एस है और इनटू में वी आ गया। अब डी एस को इधर भेज दूँ, डी एस को इधर भेज दूँ, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू डी एस इज इक्वल्स टू वी और डी वी। हो गया कि नहीं होगा, ए डी एस इज इक्वल्स टू वी और इनटू में डी वी हो गया। क्लियर है मेरी बात। अब हम क्या करेंगे, उचित सीमा के भीतर दोनों का समाकलन कर देंगे। तो दोनों तरफ हमने समाकलन कर दिया। तो देखो एस है तो 0 से एस, यहाँ वी है तो वी के लिए भी क्या बताया था, यू से वी। क्या लेना है, यू से वी लेना है। अब ध्यान से देखो, ए तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ए कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 0 से एस और डी एस बराबर। अब देखो वी का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो ये वैसे हो गया टी डी टी, क्या हो गया ये टी डी टी, मतलब एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, वी डी वी, यानी कि वी क्या हो जाएगा, वी की पावर 1 और प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है, वी की पावर 1 है ना, तो वी की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और लिमिट आ गई यू से वी। अब ध्यान से देखो, देखो ए है ये, है ना, और इंटीग्रेशन और डी कट जाएगा तो क्या बचेगा एस, और यहाँ जाएगा 0 से एस बराबर वी की पावर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा, और u से v हमारी लिमिट आ जाएगी। ध्यान से समझना। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a और s माइनस 0 हो जाएगा, s माइनस 0, और ये क्या होगा, देखो ध्यान से। अब देखो v की जगह पे एक बार v रखेंगे तो वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, अब वी स्क्वायर अपॉन 2, अब देखो v की जगह v रखा, अब माइनस v की जगह पे u रखेंगे तो u स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है मेरी बात। अब देखो s माइनस 0 क्या हो जाएगा, s हो जाएगा, तो a s हो गया। अब देखो v स्क्वायर, देखो दोनों का बेस सेम है तो कॉमन ले सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और अपॉन में एलसीएम कितना आ गया 2। अब ये 2 यहाँ डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और इसको अगर इधर भेज दें यू स्क्वायर को तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस तरीके से हमारा ये थर्ड इक्वेशन भी प्रूव होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। देखो ये रहा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखो आई होप आपको ये समझ में आया हो, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका हो। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर दिया, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइस।